Welcome to all of you in 10th lecture of this theory of। पिछले लेक्चर में हम किसकी बात कर रहे थे? पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे अपने इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। उसमें हमने कौन कौन सी मैकेनिज्म देखी थी? सबसे पहली मैकेनिज्म देखी थी कि अगर हम सिलेंडर को फिक्स कर दें, जो हमारा आउटसाइड सिलेंडर था, जब हमने उसको फिक्स किया था तो हमें दो तरीके की पॉसिबिलिटी मिल रही थी। मतलब या तो हमें रेसिप्रोकेटिंग इंजन मिल रहा था या तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। उसके बाद हमने दूसरा देखा कि अगर हम अपने सिस्टम में क्रैंक को फिक्स कर दें तो क्रैंक को फिक्स करने पे दो तरीके की चीज मिल रही थी। वो दो तरीके की चीज क्या थी? पहला तो विथ वर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। एक मैंने आपको WR बताया था, तो पहला W हमें क्या बता रहा था? विथ वर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। और R क्या बता रहा था हमें? R बता रहा था रोटरी आईसी इंजन मैकेनिज्म। ठीक, इन दोनों को हमने देखा। फिर उसके बाद तीसरा, जब हम कनेक्टिंग रॉड को फिक्स कर रहे हैं, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे, जिसको आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं, कि जब हम कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करते हैं तो कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करने पर मैंने आपको दो वर्ड्स बताए थे, SO। पहला तो स्लॉटेड लीवर क्रैंक मैकेनिज्म मिलेगी, और O का मतलब ऑक्सिलेटिंग सिलेंडर इंजन टाइप मैकेनिज्म। क्लियर है? तो जिसमें हम पहली मैकेनिज्म को जब हम कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करते हैं तो इसमें जो पहला पार्ट था कि स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, हम उसकी स्टडी कर रहे थे। तो वापस से हम कुछ प्रीवियसली रिवाइज करेंगे, कुछ पॉइंट्स को देखेंगे जो बाकी रह गए थे। ठीक, और फर्दर हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, कल हम इसकी बात कर रहे थे क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। ये हमें कब मिल रही थी? जब हमने कनेक्टिंग रॉड को फिक्स किया था। इतना हमने पढ़ लिया था। तो देखिए, हम बात कर रहे थे कि ये जो हमारा स्लॉटेड बार है, दिस AB, यहां पर हमारा जो स्लॉटेड बार लगा हुआ है, आप जरा इस फिगर में देखो तो आपको थोड़ा क्लियर होगा। दिस इज माय स्लॉटेड बार। ठीक है, अब इस स्लॉटेड बार में जो स्लाइडर था उसको यहां पे हमने पिन ज्वाइंट कर दिया था क्रैंक को। ठीक, तो क्रैंक क्या कर रहा था? देखिए, ये सर्किल बना हुआ है, मतलब क्रैंक पूरा का पूरा 360 डिग्री रोटेट कर रहा है। ये क्रैंक हमारा पूरा का पूरा 360 डिग्री रोटेट कर रहा है। अब क्रैंक के मोशन से क्या जुड़ा हुआ है? इस क्रैंक से कनेक्टेड है, अगर आप देखो यहां पे, इस क्रैंक से कनेक्टेड है क्या? ये क्रैंक हो गया, और इस क्रैंक से कनेक्टेड है हमारा क्या? स्लाइडर। इस क्रैंक से कनेक्टेड है हमारा स्लाइडर। तो जब क्रैंक घूमेगा, जब हमारा क्रैंक घूमेगा, ये देखिए क्रैंक को मैंने रोटेट कराया, तो क्रैंक को रोटेट कराने पर हमारा स्लाइडर घूमेगा। और स्लाइडर किसके अंदर है? स्लाइडर तो जाके बैठा हुआ है स्लॉटेड बार के अंदर, मतलब स्लॉटेड बार भी घूमेगा, लेकिन स्लॉटेड बार से फ्लक्चुएट करेगा। मतलब ये P1 से चलना स्टार्ट करेगा, P1 से चलना स्टार्ट करेगा, और ये देखिए इसका जो ये वाला पॉइंट है जिसको मैंने P बोल रखा है, ये इस पाथ को फॉलो करेगा, इस तरीके से P पॉइंट इस पाथ को फॉलो करेगा, और फाइनली कहां पे जाके रुकेगा? ये जाके रुकेगा P2 वाले पॉइंट पे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे स्लॉटेड बार का पाथ कौन सा है, तो सर स्लॉटेड बार का जो पाथ है वो वाला पाथ है ये वाला। स्लॉटेड बार इस वाले पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, कब? जब क्रैंक हमारा रोटेट कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब यहां पर क्रैंक हमारा, दिस क्रैंक इज मूविंग फ्रॉम विच पोजीशन टू विच पोजीशन, जब क्रैंक हमारा B1 से चलना चालू करेगा और कहां तक चलेगा? B2 तक। मतलब इस पॉइंट से चलना चालू किया क्रैंक हमारा, और कहां पर जाकर रुका? B2 तक। तो उस वाली पोजीशन में हमारा होगा फॉरवर्ड स्ट्रोक। उस पोजीशन में होगा हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक। मतलब बीटा एंगल में यहां पर इस फिगर के अकॉर्डिंग आप देखो, जब हमारा क्रैंक B1 से B2 तक जा रहा है, इस वाले पाथ को फॉलो कर रहा है, जब ये इस वाले पाथ को फॉलो कर रहा है, तो हमारा क्रैंक का रोटेशन कितना है? हमारा क्रैंक का रोटेशन है बीटा। हमारा क्रैंक का रोटेशन क्या है? ये देखिए एंगल बीटा। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। मतलब यहां पे फॉर दिस फिगर, इस फिगर में हमने फॉरवर्ड एंगल को क्या ले रखा है? बीटा। तो बीटा एंगल में हमारी क्या हो रही है? बीटा एंगल में हमारी हो रही है कटिंग। और जब B2 पर पहुंच जाएगा तो B2 के बाद
मतलब B2 पोजीशन पे, जब क्रैंक मेरा B2 वाली पोजीशन है, उस वक्त मेरा स्लॉटेड बार किस पोजीशन पर है? उस वक्त हमारा स्लॉटेड बार यहां से मूव करता हुआ कहां पहुंच चुका है? B2 पर। जब क्रैंक हमारा B2 पर है तो स्लॉटेड बार हमारा मूव करता कहां पहुंच चुका है? P2 पर। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे हमारा स्लॉटेड बार पहुंच चुका है। ठीक, वापस से देखिए तो क्रैंक हमारा जब B1 से कहां पर मूव कर रहा है? क्रैंक हमारा B1 से B2 मूव कर रहा है। तो इस वाले केस में हमारा स्लॉटेड बार कहां मूव कर रहा है? स्लॉटेड बार। तो देखिए तो हमारा जो स्लॉटेड बार मूव करेगा वो किस पोजीशन से मूव करेगा? वो मूव करेगा फ्रॉम P1 टू P2। इतना पॉइंट क्लियर है? जब क्रैंक हमारा B1 से B2 में जा रहा है तो स्लॉटेड बार हमारा P1 से कहां पर जाएगा? P2 में। ठीक है, वापस से तो बीटा एंगल में कटिंग हो रही है और वापस से जब B2 से B1 आएगा मेरा क्रैंक, जब मेरा क्रैंक वापस देखिएगा इस फिगर में, जब क्रैंक हमारा B2 से B1 पे आएगा तब हमारा स्लॉटेड बार अपना रिटर्न स्ट्रोक लेगा और वापस कहां पे आएगा? P2 से P1। ठीक है, तो यहां पे मैं स्लैश लगा के लिखता हूं, स्लैश मतलब अब जब क्रैंक हमारा B2 से B1 पे आएगा, जब क्रैंक हमारा B2 से B1 पर आएगा उस वक्त हमारा स्लॉटेड बार कहां से कहां आएगा? P2 से वापस P1 पे जाएगा। यह पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि P1 से P2 और P2 से P1 क्यों जा रहा है? ठीक है, तो बीटा में आगे जा रहा है और अल्फा में वो वापस पीछे आ रहा है। ठीक है, और जब वो वापस पीछे आ रहा है तो कितना एंगल कवर कर रहा है? अल्फा। मतलब अल्फा हमारा क्या होगा? फॉर दिस फिगर अल्फा इज माई रिटर्निंग एंगल, क्योंकि इस वाले एंगल में वो क्या कर रहा है? रिटर्न स्ट्रोक ले रहा है, अपना वापस आ रहा है। ठीक है, तो इतना हमने देख लिया था। तो यहां पर देखिए ये हमारी कनेक्टिंग रॉड है, जहां से कनेक्ट कर दिया है मैंने रैम, जहां पर मैंने टूल लगा रखा है और यही टूल क्या करेगा? कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में मेरी कटिंग हो रही है और बैकवर्ड स्ट्रोक में हमारा टूल रिटर्न आ रहा है। ठीक है, और दिस R1R2 इज माई लाइन ऑफ स्ट्रोक। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि लाइन ऑफ स्ट्रोक या स्ट्रोक लेंथ क्या है, मतलब हमारे टूल ने वर्क पीस को कट करने के लिए कितना स्ट्रोक लिया। स्ट्रोक का सिंपल मतलब होता है कि हमारे टूल ने कहां से चलना चालू किया और कहां तक जाकर चला। पॉइंट क्लियर है? स्ट्रोक का मतलब होता है कि हमारी वो बॉडी कहां से चलना चालू कर रही है और कहां तक जाकर वो चल रही है। मतलब कहां से स्टार्ट किया और कहां पर जाकर रुका, सिंपल भाषा में। क्लियर? तो यहां पे हमारा कटिंग स्ट्रोक अगर आपसे कोई पूछे तो कटिंग स्ट्रोक क्या होगा? हमारा कटिंग स्ट्रोक होगा R1 R2। हमारा कटिंग स्ट्रोक क्या होगा? R1 R2। तो रिटर्निंग स्ट्रोक क्या होगा? रिटर्निंग स्ट्रोक का मतलब जब वो वापस आ रहा है। अगर R1 से R2 में आगे जा रहा है तो R2 से R1 में कहां आएगा? पीछे आएगा। तो हमारा रिटर्निंग स्ट्रोक कितना आ जाएगा? R2। ये बेसिकली हमारी पिछली चीजें हैं जो मैं रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो हम इसी मैनर में पढ़ेंगे और मैं चाहूंगा कि आप भी इसी मैनर में पढ़ें। जो चीज जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर आप उतना ज्यादा परसेंटेज अपने एफर्ट का लगाएं, और जो चीज कम इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ना नहीं है, उसको कम बार पढ़िए। मतलब जैसे अगर मैं बात करूं कि प्रोडक्शन, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीनरी, ये ज्यादा मार्क्स की आती है, तो इसका जो आप रिवीजन रखो वो भी ज्यादा बार रखो, 3 बार 4 बार। और जो कम वेटेज के आते हैं, कम क्वेश्चंस आते हैं जहां पर, वहां पे आप पढ़ो तो, लेकिन उसका रिवीजन ज्यादा बार मत रखो। आप समझ रहे हैं? क्योंकि हमें एग्जाम निकालना है, हमें पीएचडी नहीं करनी, हमें एग्जाम निकालना है। और एग्जाम निकालने के लिए हमें देखना होता है कि वो कौन सा एरिया है, वो कौन सा सब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक है जो लगभग हर साल पूछा जाता है। क्लियर? तो देखिए हमने यहां से देखा कटिंग स्ट्रोक आके R1 R2, रिटर्निंग स्ट्रोक R2 R1 पीछे। ठीक है, तो देखिए जो स्ट्रोक लेंथ है हमारी, स्ट्रोक लेंथ जिसको यहां पर मैंने बोला हुआ है क्या? R1 R2। अच्छा, उसको हम P1 P2 भी बोल सकते हैं। क्यों? उसको हम P1 P2 भी बोल सकते हैं। देखिए यही है मेरा
यही है मेरा लाइन ऑफ स्ट्रोक R1 से R2 तक। अगर आप देखो तो P1 P2 और R1 R2 को अगर मैं देखूं तो क्या मुझे ये एक पैरेललोग्राम टाइप की चीज नहीं दिखाई दे रही है? दिस इज P1 P2, ये R1 ये R2, P1 P2 R1 R2। क्या आपको ये समांतर चतुर्भुज टाइप की चीज नहीं दिखाई दे रही है? और समांतर चतुर्भुज में आपको पता होगा आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो यहां से आप बोल सकते हो R1 R2 इज इक्वल टू P1 P2। बिल्कुल। तो चाहे आप बोलो R1 R2 इज इक्वल टू P1 P2, और क्या इसको भी मैं ऐसा बोल सकता हूं, इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन, अगर मैं एक लंबवत रेखा खींच दूं जो P1 और P2 को आधे आधे भाग में डिवाइड करता है, मतलब यहां से आपको दिखाई दे रहा है P1Q इज इक्वल टू P2Q, मतलब ये वाली जो लेंथ है इस वाली लेंथ के बराबर है, क्योंकि मैंने एक लंबवत रेखा खींची और लंबवत रेखा इस तरीके से है कि ये P1 P2 लाइन को आधे आधे भाग में इक्वली बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। तो क्या P1 बराबर P2Q बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। मतलब क्या P2Q बराबर P1Q? तो क्या यहां से मैं ये बोल सकता हूं, क्या यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि P1 P2 की अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो साहब क्या करें हम यहां पे सर ये कर सकते हैं कि P1Q लिखा मैंने और इतना जोड़ने के बजाय मैंने इसका दुगना कर दिया, बात वही पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए यही चीज लिखा हुआ है, चाहे आप स्ट्रोक लेंथ को R1 R2 बोलो या जिसको मैं P1 P2 भी बोल सकता हूं, और P1 P2 मुझे कैसे मिल रहा है? दिस P1 P2 इज 2 टाइम्स ऑफ दिस P1 P2 इज 2 टाइम्स ऑफ P1 इंटू Q, या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ P2 इंटू Q। ये पॉइंट क्लियर है? हाँ या ना? ये पॉइंट क्लियर है? देखिए ठीक, ये पॉइंट मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा कि 2 टाइम्स ऑफ P1 P2 इंटू Q। अब ये नहीं समझ में आया कि सर ये 2 टाइम्स ऑफ AP1 cos बीटा बाई 2 और ये सारी चीजें कहां से आ गई। ठीक है, ये अभी मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, वैसे आप देखना भी चाहते हो तो आप इस फिगर को देख लीजिए। देखिए इसको मैं हटा रहा हूं, इसको मैं पूरे बोर्ड को क्लियर कर रहा हूं। अगर आपको नोट करना हो तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। देखिए इस एंगल में cos अल्फा बाई 2 और cos बीटा बाई 2, ठीक है, cos अल्फा बाई 2 एंड cos बीटा बाई 2, ये कहां से चीजें आ गई? ये सर मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि P1Q को मैंने 2 टाइम्स ऑफ AP1 cos बीटा बाई 2 लिख दिया। इस फिगर को भी मैं थोड़ा क्लियर करता हूं। ठीक है सर, ये समझ नहीं आ रहा है कि ये cos बीटा बाई 2 को हमने cos बीटा बाई 2 को या 2AP1 cos बीटा बाई 2 कैसे लिख दिया? P1 इंटू Q को। तो वो आया है इस वाले ट्रायंगल से। अब इस ट्रायंगल में हम कैसे लगाएंगे, कैसे अप्लाई करें कि सर वो जो ऊपर वाली चीज है वो हमको मिल जाए। ठीक है, देखिए हमें निकालना है P1Q। ठीक है, हमें निकालना है P1Q। तो P1Q इज इक्वल टू AP1 cos बीटा बाई 2। इस ट्रायंगल में अगर आप देखो, इस ट्रायंगल में क्या है? P1Q इज इक्वल टू P1Q इज इक्वल टू AP1 cos बीटा बाई 2, AP1 AP1 cos बीटा बाई 2। कहां से आया ये? इस ट्रायंगल में ये चीज कहां से आई सर? समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा समझ में आ जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं ये चीज कहां से आई, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैं आपको क्या चीज समझाने वाला हूं। आपको ये चीज तो पता है ना कि यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। इतना पता है क्योंकि एक पॉइंट पे अल्फा और बीटा दोनों एंगल बन रहे हैं। और अगर ये पूरा बीटा है, ये पूरा बीटा है और ये पूरा अल्फा है, तो ये जो लाइन जा रही है ये वाली, ये जो मिडिल वाली लाइन जा रही है, जो कनेक्टिंग रॉड को मैंने फिक्स किया हुआ है, क्या इस एंगल को हाफ हाफ डिवाइड करेगी? मतलब ये भी अल्फा बाई 2 होगा
और ये भी अल्फा बाई 2 होगा, ये भी अल्फा बाई 2 होगा और ये भी अल्फा बाई 2 होगा। बिल्कुल ये बात क्लियर है आपको। अब देखिए ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखिएगा, ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ए बी वन सी, ट्रायंगल ए बी वन सी, ए बी वन सी ट्रायंगल देखिएगा। क्या आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है? दिस एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि सर्किल पर कोई भी टेंजेंट क्या होती है, लंबवत होती है। ठीक, इस ट्रायंगल को देखोगा ए बी वन इंटू सी, इस ट्रायंगल को हमने यहां पे बनाया। दिस एंगल इज व्हाट, दिस एंगल इज अल्फा बाई 2। ये एंगल कौन सा है, अल्फा बाई 2 है। और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि पूरा क्या था, पूरा था अल्फा। तो ये वाली जो लाइन है कनेक्टिंग रॉड, इसको आधी आधी बांटेगी। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा बाई 2। क्लियर है इतना? ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा बाई 2। अब आप बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए, दिस बड़ा वाला ट्रायंगल, मैं कौन सा बड़ा वाला ट्रायंगल बोल रहा हूं, ए क्यू पी वन। अब आप ट्रायंगल को देखेगा ए क्यू इंटू पी वन। देखिए ये डेरिवेशन आपके प्री के हिसाब से कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन मेंस में ये ईएससी में आ चुका है, तो मतलब एसएससी जेई में भी आ सकता है। तो बस एक आइडिया रखिएगा और समझ लीजिएगा, ताकि बाद में जब आप इसको रिवाइज करो तो आपको समझने में दिक्कत ना हो। अभी प्री के हिसाब से जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, दैट वाज सफिशिएंट, बस आपको वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये डेरिवेशन देखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन डेरिवेशन देख के बस आपको ये एक आइडिया हो जाएगा, हां कि सर ये चीज ऐसे होती है, ताकि जब बाद में आप मेंस के लिए पढ़ो तो आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। पॉइंट क्लियर है? तो बस इसको समझ लीजिए। देखिए हमने दो ट्रायंगल लिए, एक बार ए बी वन सी, अब ले रहे हैं हम ए क्यू पी वन, ए क्यू पी वन। जरा बड़े वाले ट्रायंगल को बनाइए। तो अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल को बनाएं, दिस एंगल इज व्हाट, दिस एंगल इज 90 माइनस अल्फा बाई 2। ये पॉइंट है P1, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है। जरा इसमें अप्लाई करिए कॉस, कॉस क्या, कॉस 90 माइनस अल्फा बाई 2। अगर इसमें हम अप्लाई करें कॉस 90 माइनस अल्फा बाई 2, तो हमें इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? या इसमें अगर हम साइन अप्लाई करें तो कितना मिलेगा? देखिए इसमें हम लगाते हैं साइन। अगर साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2 की वैल्यू हम यहां लिखना चाहें तो हमें कितनी मिलेगी? ध्यान से देखिएगा, साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2, साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा? साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो जाएगा इसके लिए? लंब हो जाएगा P1 क्यू डिवाइडेड बाई कर्ण कितना हो जाएगा? AP1। कर्ण हो जाएगा AP1। यहां पे देखिएगा वापस से, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो 90 माइनस अल्फा बाई 2 के लिए लंब क्या हो जाएगा? इसके सामने वाली भुजा, और कर्ण कितना हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा AP1। ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो वापस यहां पे रख दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा रखते हैं, तो यहां पे हो जाएगा कितना? कॉस अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा? P1 क्यू डिवाइडेड बाई AP1। ठीक है। कॉस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, कॉस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू P1 क्यू डिवाइडेड बाई AP1। ये फॉर्मूला आ गया। अब यहां से जो अल्फा की वैल्यू है, मुझे फॉर्मूला किसके फॉर्म में चाहिए? बीटा के फॉर्म में। तो क्या करिए, यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल के अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस बीटा। ये उठा के यहां पे रखिए और आपको सेम वही फॉर्मूला मिल जाएगा जो हमने पढ़ा हुआ है। आपको वही फॉर्मूला मिल जाएगा। देखिए यहां से अगर हम इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए, इसको हम क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में लिखने वाले हैं, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में लिखने वाले हैं, या इसकी कैलकुलेशन मैं ऊपर कर दे रहा हूं। ठीक है।
इसकी कैलकुलेशन मैं यहां ऊपर कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, जो ब्लैक कलर से मैं कर रहा हूं। अब क्या करने वाले हैं, cos अल्फा बाई 2 यहां पे देखेगा, इस जगह पे, इस स्पेस में देखेगा, वहां से अल्फा की वैल्यू रखिए तो कितना हो जाएगा, cos अल्फा बाई 2, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 360 माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू मैंने उठा के रख दी, ये हो जाएगी P1Q डिवाइडेड बाई AP1, ठीक। अंदर इसको डिवाइड करिए, दो से अलग अलग डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा, cos ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू P1Q डिवाइडेड बाई AP1, ठीक है। तो cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा, तो ये हमें cos बीटा बाई 2 ही मिल जाएगा, ये हमें cos बीटा बाई 2 ही मिल जाएगा, इज इक्वल टू P1Q डिवाइडेड बाई AP1। तो हमें सेम वही फॉर्मूला मिल गया, देखिए P1Q इज इक्वल टू AP1 cos बीटा बाई 2, P1Q इज इक्वल टू AP1, देखिए P1Q यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी, P1Q, अगर P1Q की वैल्यू निकालनी हो तो AP1 को इधर गुणा करना पड़ेगा, तो हमें वही चीज मिल गई, P1Q इज इक्वल टू AP1 cos बीटा बाई 2, और हमको यही P1Q तो चाहिए था, बिकॉज दिस P1Q इज हाफ ऑफ द स्ट्रोक, दिस P1Q P1 P2 डिवाइडेड बाई 2, और अगर हमें P1 P2 चाहिए तो कैसे निकालेंगे, अगर हमें P1 P2 चाहिए कैसे निकालेंगे, तो P1 P2 निकालने के लिए 2 टाइम्स ऑफ P1Q, और P1Q अभी अभी हमने निकाल रखा है, कितना निकाला हुआ है, ध्यान से देखिए, P1Q हमने निकाला है ये, तो ये फॉर्मूला हमको मिल गया, ठीक है। तो ये था डेरिवेशन वाला पार्ट। स्ट्रोक लेंथ पूछी जाएगी तो वो हो जाएगी R1 R2। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था याद करने के लिए, अगर ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आई हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ये अभी मेंस के लिए जरूरी है, प्री में आपसे कोई डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कैसे निकला, कि सर हमने एक छोटा ट्रायंगल लिया, एक बड़ा ट्रायंगल लिया, उसमें साइन एंगल लगाया, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा बराबर 360 डिग्री था, वहां से अल्फा की वैल्यू निकाल के फॉर्मूले में रख दी, आंसर आ गया। लेकिन आपको बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट द स्ट्रोक लेंथ R1 R2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, जो मैंने आपको बताया था, LS इंटू LR डिवाइडेड बाई L ऑफ C। बस स्ट्रोक लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ LS। LS मतलब क्या है, लेंथ ऑफ स्लॉटेड बार। LR का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ क्रैंक। और LC का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड, या सिंपल सा जिसको फिक्स किया गया है, जिसको फिक्स किया गया है उसकी लेंथ। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें हमने देखी डेरिवेशन वाले पार्ट में, ठीक। कंटिन्यू करते हैं आगे। देखिए, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, दिस इज द बेस्ट क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, हमने यहां पे देखा था, क्योंकि स्ट्रोक लेंथ R1 R2 का फॉर्मूला कितना आया, 2LS LR डिवाइडेड बाई L ऑफ C। यहां पर जो स्ट्रोक लेंथ है वो कितनी चीजों पे डिपेंड कर रही है, वो कितनी चीजों पे डिपेंड कर रही है, सर वो डिपेंड कर रही है 3 चीजों पे। कौन कौन सी है सर वो 3 चीजें, ये पहला तो LS है, दूसरा LR है, और तीसरा LC है। मतलब अगर आपको स्ट्रोक लेंथ बदलना है तो आप LS को बदल दोगे तब भी हमारी R1 R2 जो स्ट्रोक लेंथ है बदल जाएगी। अगर आपने क्रैंक की लेंथ को बदल दिया तो भी हमारा स्ट्रोक लेंथ बदल जाएगा। अगर आपने कनेक्टिंग रॉड की जो लेंथ है जिसको हमने फिक्स किया हुआ है, अगर आपने उसकी लेंथ को भी बदल दिया तो भी क्या होगा, तो भी हमारा स्ट्रोक लेंथ बदल जाएगा। तो जहां पर हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं चीजों को बदलने के लिए, वहां पे उसको हैंडल करना उतना ही आसान होता है। और जहां पर हमारे पास कम चीजें होती हैं, जैसा हमने विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में देखा था, वहां पर सिर्फ एक कंट्रोलिंग पैरामीटर था। विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में सिर्फ एक कंट्रोलिंग पैरामीटर था।
और स्लॉटेड बार में हमारे पास कितने होते हैं कंट्रोलिंग पैरामीटर? 3 पैरामीटर। तो जहां पर कम ऑप्शंस होते हैं वहां पे हमें दिक्कत ज्यादा होती है, और जहां पर हमारे पास ऑप्शंस ज्यादा होते हैं वहां पर चीजें हमारे लिए इजी होती हैं, बेस्ट होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको लखनऊ से इलाहाबाद आना है, ठीक है, लखनऊ से इलाहाबाद आना है, तो आप लखनऊ चारबाग स्टेशन पे जाओ, तो वहां पे आपको हर टाइम, हर आधे एक एक घंटे पे क्या मिलेंगी? बस मिलेगी, ठीक है। लेकिन मैं बोलूं कि लखनऊ से इलाहाबाद आने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ट्रेन, और वो भी सिर्फ शाम को 4 बजे चलती है। तो आप बोलोगे सर ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हर बार आप अपने टाइम को उस 4 बजे के हिसाब से मैनेज नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको यह पता है कि हर आधे एक घंटे पे बस चलती है, मतलब हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस हैं, तो ये हमारे लिए बेस्ट है और इजी भी है। इन द सेम मैनर, जो क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर बार मैकेनिज्म है, इसको हैंडल करना आसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि यहां पर हैंडल करने के लिए हमारे पास 3 पैरामीटर हैं, LS, LR और LC। पॉइंट क्लियर है? मेरे ख्याल से मैंने जो चीज बताना था वो चीज आपको समझा दी है, ठीक है। ये चीजें हमने डिस्कस कर ली थी, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ठीक है, कैसे आया था ये, ठीक है। अब देखिए, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में यहां पर जो फॉर्मूला डिराइव किया गया है, इसमें कटिंग स्ट्रोक को इसने थीटा माना है। आप कंफ्यूज मत करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कंफ्यूज ना हो कि ये थीटा क्या है सर, बीटा क्या है, समझ नहीं आ रहा है। ये थीटा बीटा क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो हमने यहां पे थीटा और बीटा लिया हुआ है, एंगल टर्न ड्यूरिंग कटिंग स्ट्रोक, आप इस पे ध्यान दीजिए कि जब कटिंग हो रही है उस वक्त एंगल कितना है, और जब रिटर्न हो रहा है उस वक्त एंगल कितना है। मैंने स्टार्टिंग के फिगर में कटिंग स्ट्रोक को बीटा माना था और रिटर्निंग स्ट्रोक को अल्फा माना था, तो इससे कोई मतलब नहीं है, आप किसी को भी थीटा बीटा कुछ भी मान लीजिए। बस आपको यह ध्यान रखना है कि जितना आगे जा रहा है, अगर आगे जाने वाला एंगल थीटा है तो थीटा प्लस वापस आने वाला एंगल अगर यहां पे बीटा है, तो थीटा प्लस बीटा बराबर कितना होगा? 360 डिग्री। अब मान लीजिए आपने आगे जाने वाले एंगल को बीटा माना है, तो आगे जाने वाला एंगल प्लस रिटर्निंग स्ट्रोक के एंगल को आपने अल्फा माना है, तो आगे जाने वाला एंगल प्लस पीछे आने वाला एंगल बराबर, अब यहां पे ये 360 डिग्री हो जाएगा। आगे जाने वाला एंगल प्लस पीछे वापस आने वाला एंगल, उनका योग हमेशा 360 डिग्री होगा। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका नाम थीटा रखते हो, अल्फा रखते हो, बीटा रखते हो, क्या रखते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। और जो मेन फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है स्ट्रोक लेंथ का, क्या पढ़ा है? R1 R2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ LS इंटू LR डिवाइडेड बाई L ऑफ C। ये फॉर्मूला भी नहीं बदलने वाला। जहां पे LS क्या है? स्लॉटेड बार की लेंथ, LR क्या है? क्रैंक लेंथ, और LC क्या है? कनेक्टिंग रॉड, मतलब जिसको हमने फिक्स किया हुआ है उसकी लेंथ, ठीक। आई थिंक आई हैव मेड माई पॉइंट, ठीक। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें इतना ही जरूरी है याद रखने के लिए, आप कभी भी थीटा बीटा अल्फा सबसे कंफ्यूज मत होइएगा। सीधी सी बात है, आपको यह देखना है कि आपके फिगर में आगे जाने वाला एंगल कौन सा है और पीछे आने वाला कौन सा है। क्योंकि आप एग्जाम में क्या करो, अल्फा और बीटा करके याद करके चले गए और फिगर में उसने एंगल का नाम ही बदल दिया, अल्फा की जगह थीटा, थीटा की जगह बीटा, बीटा की जगह गामा कर दिया। तो आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि सर आगे जाने वाला एंगल प्लस पीछे आने वाला एंगल, इन दोनों का योग 360 होगा, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए यहां पे 2 स्पेशल केसेस हैं, ठीक है, कि इफ AC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BC, मतलब बीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री हो जाएगा अगर AC की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ BC के बराबर हो गया। अब ये AC और BC हमारे क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। जो मैं फिगर बना रहा हूं इस फिगर पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये है हमारी फिक्स लेंथ जिसको हमने फिक्स किया हुआ है, ठीक है। ये हमारी स्लॉटेड बार हो गई जो मैक्सिमम इतने आगे जा सकती है, और यहां पर स्लॉटेड बार इतनी पीछे आ रही है।
फिगर थोड़ा सही नहीं बन रहा है, ये चीज आप थोड़ा सही से बना लीजिएगा। यहां पे टच कर रहा है और यहां पे हमारे ये है क्रैंक की पोजीशन, ये है हमारे क्रैंक की पोजीशन। अब देखिए यहां पे इसने कटिंग स्ट्रोक को और रिटर्निंग स्ट्रोक को क्या माना हुआ है उसको समझेगा। लेट्स से मैं मान लेता हूं कि जो कटिंग स्ट्रोक मतलब इस तरीके का कुछ फिगर है हमारा, ये था हमारा P1, ये था हमारा P2, ये था हमारा R1 ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट था हमारा R2। ठीक है, यहां से एक हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की थी। अब देखिए इस एंगल को अगर मैं थीटा मान लूं, लेट्स से जो हमारी कटिंग हो रही है, कटिंग स्ट्रोक वाला जो एंगल है, ठीक है, जो कटिंग हो रही है, कटिंग स्ट्रोक वाला एंगल है थीटा, और रिटर्निंग स्ट्रोक वाला एंगल है जहां पर हमारा टूल वापस आ रहा है पीछे, वो वाला एंगल है बीटा। ठीक है, कंप्लीट एंगल, दिस कंप्लीट एंगल इज बीटा, रिटर्निंग एंगल इज बीटा, ये मैंने मान लिया। अब अगर ये एंगल है तो दिस हाफ एंगल, ये हाफ एंगल कितना हो जाएगा, इसको देखिए, ये वाला हाफ एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला हाफ एंगल, ये वाला हाफ एंगल, ये वाला हाफ एंगल, ये वाला हाफ एंगल कितना होगा, अगर पूरा बीटा है तो सर ये तो बीटा बाई 2 हो जाएगा, बिल्कुल बीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 90 डिग्री मुझे दिखाई ही दे रहा है। कैसे 90 डिग्री, क्योंकि ये जो स्लॉटेड बार की लेंथ है यहां पर सर्किल के टेंजेंट है। ठीक है, आपने एक लॉ पढ़ा होगा वृत्त का कि कोई भी जो लाइन होती है टेंजेंट, अगर मैं सर्किल के सेंटर से, वृत्त के केंद्र से उसके टेंजेंट पे एक लाइन खींच दूं, उसकी स्पर्श रेखा पर एक लाइन खींच दूं, कहां से, सेंटर से, तो वो दोनों लाइन परस्पर क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, मतलब वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहां पे देखिए क्या है, अगर ये वाली लाइन जो स्लॉटेड बार है, दिस इज टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब क्या होता है, ये कैसी है, स्पर्श रेखा है एक तरीके की, ये लाइन एक तरीके की स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा पर अगर मैं इसके सेंटर से एक लाइन खींचूं तो इन दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब देखिए, तो मैं इस ट्रायंगल को बनाता हूं, ये जो मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल मिला एक, ये वाला, ठीक है, लेट्स से इसका कुछ नाम रख देते हैं ए, इस वाले पॉइंट का नाम मैंने रख दिया बी, और इस वाले पॉइंट का नाम मैंने रख दिया सी। तो ट्रायंगल एबीसी में देखिएगा, इन दिस ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, इन दिस ट्रायंगल एबीसी दिस एंगल इज 90 डिग्री। अच्छा ये क्या चीज है आपको पता है, अरे ये वही तो कनेक्टिंग रॉड है जिसको हमने फिक्स किया हुआ है। और सर ये बीसी क्या है, नहीं पता चल रहा है, अरे यार बीसी वही तो है क्रैंक की लेंथ आर, और ये क्या है, ये है हमारा एल ऑफ एस, सॉरी एल ऑफ सी, जिसको हमने फिक्स किया हुआ है, याद आ रहा है, इसी को तो हमने फिक्स किया हुआ है। ठीक, दिस इज एल ऑफ सी, यही तो हमारा कनेक्टिंग रॉड है जिसको हमने फिक्स किया हुआ है। ठीक है, एंड दिस एंगल इज इन दोनों लाइनों के बीच, इस फिक्स वाली लाइन और क्रैंक के बीच कितना एंगल बन रहा है, वो तो सर बीटा बाई 2 बन रहा है। तो यहां पे इस ट्रायंगल में कॉस लगा दीजिए आप, क्योंकि हमें आर और एलसी पता है। ठीक है, लंब, आधार और कर्ण पता है। देखिए ये आधार हो जाएगा, कॉस बीटा बाई 2 के लिए आधार हो जाएगा, और कर्ण ये हो जाएगी सबसे बड़ी भुजा। ठीक है, तो यहां पे देखिए कॉस बीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, कॉस बीटा बाई 2, कॉस बीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, कॉस बीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, कॉस बीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, कॉस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, कॉस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू बीसी डिवाइडेड बाई एसी। क्लियर है, बीसी डिवाइडेड बाई एसी। तो यहां से एसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से देखिए, यहां से एसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एसी की वैल्यू हो जाएगी बीसी कॉस बीसी और कॉस ऑफ बीटा बाई 2। ठीक है, यहां से देखिए अगर मुझे एसी की वैल्यू निकालनी है तो एसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे,
AC ऊपर जाएगा और cos बीटा बाई 2 नीचे आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब देखिए, अगर यहां पे लिखा हुआ है, मैं पहली केस लेता हूं तो ये चीज आपको समझ में आ गया ये किस फिगर के लिए बना है। अब देखिए यहां पे अगर मैं मान लेता हूं कि दिस AC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BC, अगर इस फिगर में फॉर दिस फॉर्मूला अगर मैंने मान लिया कि AC बराबर 2 टाइम्स ऑफ BC, तो ये कब पॉसिबल है? देखिए यहां पे लगाइए जरा, आप यहां पे लगाइए, अगर AC बराबर 2 टाइम्स ऑफ BC, दिस AC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BC, मैं इसमें AC की वैल्यू रखता हूं, मैंने मान लिया कि पहली वाली केस है, तो ये हो जाएगा AC की जगह मैं क्या रखने वाला हूं, 2 टाइम्स ऑफ BC इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई cos ऑफ बीटा बाई 2। यहां पर BC से BC उड़ा सकते हैं, ठीक है, तो यहां से cos ऑफ, ध्यान से देखिएगा, यहां पर cos ऑफ बीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? cos ऑफ बीटा बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। क्लियर है? ये cos ऑफ बीटा बाई 2 को ऊपर ले जाइए, 2 को नीचे ले आइए, cos ऑफ बीटा बाई 2 बराबर 1/2। अच्छा, cos बीटा बाई 2 बराबर 1/2, इसका मतलब cos में कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है सर? 60 डिग्री की। इसका मतलब बीटा बाई 2 का मान कितना होगा? 60 डिग्री के बराबर होगा, तभी तो उसका cos लेने पे 1/2 आया। तो अगर बीटा बाई 2 बराबर 60 डिग्री, इसका मतलब बीटा बराबर कितना हो जाएगा? बीटा बराबर हो जाएगा 120। आ गया 120 डिग्री। और इस केस में हमारा जो क्विक रिटर्न रेशियो आएगा वो आएगा 2। ये स्पेशल केस क्यों बनाया जाता है? देखिए, जब भी एग्जाम में किसी पर्पस के लिए, मतलब आपको ज्यादा डाटा ना याद रखना पड़े, एक किसी फिक्स वैल्यू के लिए अगर हमेशा आंसर वही आता है, अगर किसी फिक्स वैल्यू के लिए बार बार आंसर वही आता है, तो उसको हम एक स्पेशल केस बना देते हैं कि अगर ये चीज हो रही है तो ये चीज तो पक्का होगी ही होगी। तो आपको ये चीज याद रखना है। क्या याद रखना है? सिर्फ इतना कि अगर AC बराबर 2BC है, अब कहोगे सर ये AC BC क्या कर रहे हैं? तो देखिए AC और BC की वैल्यू क्या है? AC इज व्हाट? AC मतलब हमने जिस लेंथ को फिक्स किया हुआ है, मतलब हमारे कनेक्टिंग रॉड की लेंथ। AC क्या है? AC है हमारा, AC हमारा क्या है? कनेक्टिंग रॉड की लेंथ, ये वाली जिसको हमने फिक्स किया हुआ है, दिखाई दे रहा है? अगर उसकी लेंथ हमारी BC की दुगनी है, BC क्या है सर? BC तो R है, मतलब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि इफ, ध्यान से देखिएगा, इफ L of C कनेक्टिंग रॉड की लेंथ इज 2 टाइम्स ऑफ L of R। L of R क्या है? क्रैंक लेंथ। क्रैंक लेंथ बोलिए या रेडियस बोल दीजिए, दोनों सेम बात है, क्योंकि जो भी क्रैंक होगा वो इतनी ही रेडियस में तो रेवोल्यूट करेगा, बार बार ऐसे ही तो चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो इस पूरी चीज को मैं हटाने वाला हूं। आपको क्या दिमाग में रखना है, ध्यान रखिए, इस पूरी चीज को मैं हटा रहा हूं, मैं एक नोट पॉइंट दे रहा हूं, बस आपको उतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है, नोट पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है यहां से कि AC और BC, मैंने क्या बताया फिगर में आपको? AC इज व्हाट? AC इज व्हाट? AC इज माई L ऑफ C। L ऑफ C क्या है? L ऑफ C है कनेक्टिंग रॉड की लेंथ, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड। सर अभी समझ नहीं आया, चलिए, जिसको हमने फिक्स किया हुआ है, आप ऐसे समझ लो इसको, जिसको हमने फिक्स किया हुआ है, ठीक है, अगर उसकी लेंथ क्या हो जाए? उसकी लेंथ हो जाए 2 टाइम्स ऑफ किसके? 2 टाइम्स ऑफ LR। LR मतलब क्रैंक लेंथ के, ठीक है, LR को हमने क्रैंक लेंथ बोला हुआ है, या इसको आप बोल सकते हो 2 टाइम्स ऑफ R। क्रैंक लेंथ बोलिए या रेडियस बोल दीजिए, क्योंकि जो हमारा क्रैंक होगा वो ऐसे ही तो रेवोल्यूट करेगा इसी रेडियस में, R। और ये हमारा हो गया LC। तो यही तो R है, चाहे आप इसको R बोलिए चाहे LR बोलिए, सेम बात है। ठीक है, तो ये नोट पॉइंट है जो आपको याद रहना चाहिए। अगर ये केस आपको क्वेश्चन में गिवन है तो डायरेक्टली आप बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए
आप डायरेक्टली बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए क्या बोलोगे कि सर यहां पर आंसर जो हमारा क्विक रिटर्न रेशियो होगा सर उसका आंसर डायरेक्टली 2 आएगा, बिना सॉल्व किए। क्विक रिटर्न रेशियो की वैल्यू डायरेक्टली 2 आएगी। पॉइंट क्लियर है? किस केस के लिए? अगर जिसको हमने फिक्स किया हुआ है उसकी लेंथ रेडियस की दुगनी है या क्रैंक लेंथ की दुगनी है तो QRR हमारा कितना आएगा। अच्छा, इस 2 का क्या मतलब हुआ? चलिए और थोड़ा डीप में जाते हैं, सब्जेक्ट का फील देखते हैं। QRR 2 आने का मतलब क्या हुआ, समझा सकता है कोई? QRR को हमने क्या बोला था? अगर आपको याद हो QRR को हमने क्या बोला था? QRR क्या था हमारा? QRR था हमारा, QRR क्या था? टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ रिटर्निंग स्ट्रोक। मतलब जितने टाइम वो कटिंग कर रहा है डिवाइडेड बाय जितने टाइम में वो रिटर्न आ रहा है। पॉइंट क्लियर है? जितने टाइम में वो कटिंग कर रहा है या जितने टाइम में रिटर्न आ रहा है, उन दोनों का रेशियो। मतलब अगर QRR की वैल्यू मेरी 2 के बराबर आ गई तो इसका क्या मतलब हुआ कि टाइम ऑफ कटिंग, जितना समय वो वापस आने में ले रहा है उसका दुगना समय वो कटिंग करने में ले रहा है। पॉइंट क्लियर है? देखिए QRR 2 आने का मतलब क्या हुआ कि टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक दुगना है किसका? टाइम ऑफ रिटर्निंग स्ट्रोक का। तो जितना भी समय उसको वापस आने में लग रहा है, मान लीजिए जैसे 2 सेकंड में वो वापस आ रहा है तो 4 सेकंड लग रहे हैं उसको कटिंग करने में, तभी तो QRR हमारा कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 4/2 बराबर 2। पॉइंट क्लियर है? अगर रिटर्न आने में उसको 3 सेकंड लग रहे हैं तो कटिंग करने में कितने लग रहे होंगे? 6 सेकंड। टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक मतलब कटिंग करने में जितना समय लग रहा है वो दुगना है किसका? रिटर्निंग स्ट्रोक का, अगर QRR की वैल्यू 2 है तो। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं हम आगे क्वेश्चन पे, ठीक है? देखिए ये क्वेश्चन जो आजकल एक नए ट्रेंड में है, पूछा जा रहा है अधिकतर, ठीक है? देखिए हमको इसमें निकालना है द क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म इज शोन। कह रहा है आपको एक स्लॉटेड बार मैकेनिज्म गिवन है क्वेश्चन में। द लेंथ ऑफ लिंक O1 O2। अच्छा, ये O1 O2 क्या है? दिस O1 O2 इज अ वर्टिकल लाइन। फिगर में थोड़ा सा टिल्ट हो गया है ये, ठीक है? अच्छा, क्या ये LC के बराबर नहीं है जिसको हम फिक्स करते हैं, ठीक है? O1C कह रहा है इन सारी लेंथ को आपको दे दिया गया है। कह रहा है O1 O2 मतलब L ऑफ C इज इक्वल टू O1 O2। L ऑफ C हम उसी को बोलते हैं जिसको हम फिक्स करते हैं, और यहां पे हमने फिक्स किसको किया है? O1 O2 को। इसकी लेंथ आपको कितने गिवन है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है? 10 सेंटीमीटर गिवन है हमें। अब O1C की वैल्यू क्या है? अच्छा, ये O1C कहां पे है? O1C यही तो हमारा स्लॉटेड बार होता है। तो O1C मतलब L ऑफ S की वैल्यू कितनी है हमें गिवन? L ऑफ S की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। पॉइंट क्लियर है? L ऑफ S की वैल्यू कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर, क्योंकि यही तो हमारा स्लॉटेड बार होता है जिस पर हमारा स्लाइडर फिसल रहा होता है। अगला देखिए O2A। अच्छा, O2A क्या है? यही तो यार हमारा क्रैंक है जो रोटेट करता है। यही तो हमारा क्रैंक है जो रोटेट करता है। किस तरीके से रोटेट करता है सर? कुछ इस तरीके से दिखाई देता है रोटेट करता हुआ। तो यही तो हमारा क्रैंक हुआ। मतलब ये आपको क्या गिवन है? ये हमें गिवन है रेडियस, ठीक है? ये हमें क्या गिवन है? इसको आप चाहे LR बोल दो। दिस इज माई LR, दिस इज माई LR, ठीक है? ये हमारा क्या है? ये है हमारा L ऑफ S स्लॉटेड बार की लेंथ, और ये हमारा क्या है? ये है हमारा L ऑफ C कनेक्टिंग रॉड की लेंथ जिसको हमने फिक्स किया है। ये सारी लेंथ आपको गिवन है। कह रहा है कि क्विक रिटर्न रेशियो आप बता दो ऑफ द मैकेनिज्म कितना होगा। अगर जरा आप यहां से एक चीज देखो, क्या यहां पर L ऑफ C इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्या? L ऑफ C इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L और R।
एल ऑफ आर आपको दिखाई दे रहा है। क्या रेडियस का या एल आर का दुगना है क्या हमारा एल ऑफ सी? इसके लिए मैंने आपको एक स्पेशल केस पढ़ाया था क्या, कि इस केस में क्यू आर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो सॉल्व ही नहीं करना, इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? कोई बोलेगा नहीं सर मुझे स्पेशल केस याद नहीं है, निकालना है। चलिए कैलकुलेट करते हैं, एक प्रोसीजर देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। तो मैं वापस से उसी केस को बना लेता हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा, मैं आपको प्रोसीजर समझा रहा हूं। ये हमारी रेडियस हो गई, या जिसको हम एल आर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया एल ऑफ सी, यहां से यहां तक की लेंथ, ठीक है। लेट से इस वाले एंगल को मैंने बीटा बाई 2 बोल दिया, या थीटा बोलो बीटा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं रिटर्निंग स्ट्रोक मान रहा हूं। अगर ये कंप्लीट एंगल मैं लेता तो ये कंप्लीट एंगल कितना होता? यहां से लेकर यहां तक दिस कंप्लीट एंगल वुड बी बीटा, लेकिन मैंने सिर्फ इतना लिया हुआ है, तो इतना एंगल कितना हो जाएगा? बीटा बाई 2 हो जाएगा। जरा इस वाले ट्रायंगल में इसका नाम रख देते हैं, इसको मैंने बोला ए, इसको मैंने बोला बी, सॉरी क्वेश्चन के हिसाब से रखते हैं हम नेमिंग, क्योंकि क्वेश्चन में हमको नेमिंग बता रखा है, क्वेश्चन के हिसाब से हम नेमिंग करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? O1 O2, तो O1 ये हो गया और O2 ये हो गया। O1 O2 की लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। L ऑफ S, तो O1 C, इसको इसने C बोल रखा है, O1 C, ठीक है। और A यहां पर है, ये वाला पॉइंट A। अभी आपको ये 90 डिग्री नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक कंडीशन आएगी, जब रोटेट करते करते ये वाली जो लाइन है वो इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो यही वो केस है, ठीक है। अब यहां पे आप करो क्या? आप लगाओ कॉस, किस एंगल में? O1A O2 में, ठीक है। ट्रायंगल O1A O2 में देखिए आपको कुछ इस तरीके से चीज दिखाई दे रही होगी। दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज, दिस पॉइंट इज O1, दिस पॉइंट इज O2 एंड दिस पॉइंट इज, दिस एंगल इज बीटा बाई 2। ये वाली लेंथ O1 O2 कितनी है? O1 O2 है L ऑफ C, और O2A कितना है? O2A को हमने R बोल रखा है। जरा cos बीटा बाई 2 लगाइए, तो cos बीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर cos बीटा बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी? सर cos बीटा बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, बता सकते हैं? आधार बटे कर्ण, आधार कितना है? आधार है R डिवाइडेड बाई L। आधार कितना हो गया? R डिवाइडेड बाई L, ठीक है। R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू है, R की LR की वैल्यू है 5, और L ऑफ C की वैल्यू कितनी है? L ऑफ C की वैल्यू है 10। 5 से 10 काटिए, कितना आ गया? 1/2। मतलब cos ऑफ बीटा बाई 2 कितना आ गया? cos बीटा बाई 2 आ गया 1/2। अगर cos बीटा बाई 2 1 आ गया, मतलब बीटा बाई 2 कितना डिग्री होगा? मतलब बीटा बाई 2 कितना होगा? बीटा बाई 2 होगा सर 60 डिग्री, क्योंकि cos में 60 डिग्री की वैल्यू ही कितनी होती है? 1/2। अगर बीटा बाई 2 बराबर 60 डिग्री, तो यहां से बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बीटा की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। क्लियर है पॉइंट? मतलब ये कंप्लीट बीटा कितना हो गया? दिस कंप्लीट एंगल, ये पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल कितना हो गया? ये कंप्लीट एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। पॉइंट क्लियर हो रहा है? और मैंने बताया था कि कटिंग स्ट्रोक वाला एंगल, ये वाला एंगल और वापस आने वाला एंगल कितना होता है? दोनों का योग 360। तो अगर ये 120 है तो ऊपर वाला कितना होगा? सर 240 डिग्री, क्योंकि दोनों का योग कितना आना चाहिए? 360। तो 360 में से 120 को घटा दीजिए, ऊपर वाला एंगल मिल गया। मिल गया। अब QRR कैसे निकालते हैं? QRR की वैल्यू होती है सर कटिंग स्ट्रोक वाला एंगल या कटिंग स्ट्रोक वाला टाइम, ऐसे ही तो बोलते हैं। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, कटिंग स्ट्रोक वाला एंगल मैंने थीटा बोल दिया और रिटर्निंग स्ट्रोक वाला एंगल मैंने बीटा बोला। तो आप यहां से क्या बोलोगे कि सर थीटा बाई बीटा ही तो होगा मेरा QRR, कटिंग स्ट्रोक वाला एंगल डिवाइडेड बाय रिटर्निंग स्ट्रोक वाला एंगल, या कटिंग स्ट्रोक वाला टाइम डिवाइडेड बाय रिटर्निंग स्ट्रोक वाला टाइम।
यही तो होगा मेरा क्यू आर आर। हाँ बिल्कुल होगा। तो कटिंग स्ट्रोक में कितना एंगल कवर कर रहा है? 240 डिवाइडेड बाई, और रिटर्निंग स्ट्रोक में कितना एंगल कवर कर रहा है सर? 120। तो 240 को 120 से डिवाइड करेंगे तो भाई मेरे 2 ही तो आएगा। तो इसी को मैंने स्पेशल केस बना दिया। देखिए अब आप इस पॉइंट को समझिए, जिसको स्पेशल केस याद नहीं होगी कि एल ऑफ सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एल और आर, एल ऑफ सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एल ऑफ आर, मतलब रेडियस का दुगना है। अगर क्या दुगना है? एल ऑफ सी, तो डायरेक्टली क्यू आर आर मेरा 2 आ जाएगा। जिसको ये याद नहीं है तो वो एक इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो करेगा सिर्फ ये आंसर निकालने के लिए। और जिसको याद होगा कि अगर मुझे कहीं पर भी दिख गया एल ऑफ सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एल ऑफ आर, डायरेक्टली मतलब 3 सेकंड लगेंगे आपको टिक मारने में। तो कितना टाइम आपने बचा लिया? तो स्पेशल केस याद रखिएगा जो मैंने आपको पढ़ाया, क्या? ये वाला। अगर एल ऑफ सी, ये मैंने आपको कैसे लिखाया है? अगर एल ऑफ सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एल ऑफ आर, तो डायरेक्टली क्यू आर आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आएगी। और कैसे आएगी ये मैंने आपको समझा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, द क्रैंक रेडियस ऑफ अ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म इज 10 सेंटीमीटर इफ द क्रैंक रेडियस इज इंक्रीज टू 12 सेंटीमीटर। कह रहा है अगर हम क्रैंक रेडियस को बढ़ा दें, पहले 10 थी, अब हमने कितना कर दिया? अब हमने कर दिया 12। स्ट्रोक लेंथ विल इंक्रीज बाई, कह रहा है स्ट्रोक लेंथ कितने से बढ़ेगी बता दीजिए। तो यार स्ट्रोक लेंथ R1 R2 का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? लेट मी चेंज द कलर। R1 R2 स्ट्रोक लेंथ का हमने फॉर्मूला कितना पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था 2LS LR डिवाइडेड बाई L ऑफ C। कह रहा है बस हम रेडियस को चेंज कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें सेम है, बिल्कुल सेम है। मतलब यहां से हम बोल सकते हैं कि सर R1 R2 इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? L ऑफ R, क्योंकि ये सिर्फ रेडियस बदलने पर ही बदल रहा है, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, कह रहा है द क्रैंक रेडियस, मतलब L ऑफ R बोल लीजिए या R बोल लीजिए, दोनों ही सेम है, इज इंक्रीज टू 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा स्ट्रोक लेंथ कितने से परिवर्तित हो जाएगा? चलिए R1 R2 स्ट्रोक लेंथ को मैं S से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, S स्ट्रोक लेंथ, और क्रैंक रेडियस को, जो इसने क्रैंक रेडियस बोला हुआ है, इसको मैं R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब LR को मैं R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, लेट यहां पे कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, तो S इज इक्वल टू मैंने KR बोल दिया, जहां पे K हमारा क्या है? प्रोपोर्शनल साइन हटा के मैंने कोई कांस्टेंट लगा दिया। ठीक है, अब देखिए तो S1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्ट्रोक लेंथ इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ R1। R1 कितना है? जब उसने 10 सेंटीमीटर रखा हुआ है। ठीक है, स्ट्रोक लेंथ 2 कितनी हो जाएगी? K इंटू R2। जब स्ट्रोक लेंथ S2 होगी, मतलब रेडियस कितनी हो चुकी है? 12। हमें स्ट्रोक लेंथ में परसेंटेज चेंज निकालना है। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज, किसी का भी परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है प्रतिशत। अगर आपको किसी में प्रतिशत चेंज निकालना है, प्रतिशत चेंज निकालने का तरीका यह होता है चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100। या इसको मैं और शुद्ध हिंदी में लिखूं तो इसको हम बोलेंगे परिवर्तन बटे प्रारंभिक गुणे 100। मतलब कितना चेंज हुआ उसको उसकी प्रारंभिक वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए और गुणा 100 कर दीजिए, उसमें आपको प्रतिशत चेंज मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? किसी भी चीज में अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है तो परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज बटे इनिशियल गुणे 100। मतलब परिवर्तन, कितना परिवर्तन हुआ, बटे प्रारंभिक गुणे 100। ठीक है, तो यहां पे करिए, मतलब हम यहां पे निकालेंगे S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई S1 इंटू 100। यही तो होगा मेरा परसेंटेज चेंज। ठीक है, करिए, कितना आ जाएगा? S2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? K गुणे 12 माइनस K गुणे S1 की वैल्यू K गुणे 10 डिवाइडेड बाई S1 की वैल्यू K गुणे 10। इस पूरे को 100 से गुणा कर दीजिए। यहां पे K कॉमन लेके काट दीजिए। यहां पे देखिए आंसर कितना आएगा। देखिए 12 में से 10 गए
2/10, यहां पे गुणे 100, 10 से 100 कटेगा, कितना आ गया 20%। तो आंसर कितना हो जाएगा 20। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, द मैकेनिज्म यूज्ड इन अ शेपिंग मशीन इज, कह रहा है शेपिंग मशीन में जो हम मैकेनिज्म यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं, याद है आपको? अरे शेपिंग मैंने आपको बताया था, शेपिंग या प्लेनिंग में कौन सी मैकेनिज्म यूज करते हैं? सिंगल स्लाइडर क्रैंक में स्लॉटेड बार मैकेनिज्म। अभी तो पढ़ा था, टूल आगे जा रहा है, कटिंग कर रहा है, मतलब शेपिंग कर रहा है या प्लेनिंग कर रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर जा रहा है आगे, फिर तो यही तो होती है शेपिंग या प्लेनिंग। तो ये किसके अंदर आई थी? स्लॉटेड लीवर क्रैंक मैकेनिज्म। तो आंसर क्या हो जाएगा? एन इन्वर्जन ऑफ, वो एक तरीके का सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन ही तो था, स्लॉटेड बार। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे आंसर हो जाएगा हमारा एन इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक। क्लियर? क्लियर। देखिए, ऑक्सिलेटिंग सिलेंडर इंजन मैकेनिज्म, ठीक है, बस इसके बारे में हमें थोड़ा सा जानना है, बाकी कुछ ये है नहीं, एक तरीके का इस पे ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं है। तो ये एक तरीके का दूसरा टाइप है जब हम कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करते हैं। तो जब हम कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करते हैं तो हमें दो तरीके की मैकेनिज्म मिलती है। कौन सी? पहला तो हमने स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म पढ़ा, और दूसरा हम ये पढ़ने जा रहे हैं क्या? ऑक्सिलेटिंग सिलेंडर इंजन टाइप मैकेनिज्म। ठीक है, यही होती है हमारी कनेक्टिंग रॉड, जिसको हमने यहां पे ये इस कनेक्टिंग रॉड को अगर हम फिक्स कर दें, ठीक है, तो ये हमारा जब क्रैंक रोटेट करेगा, तो क्रैंक रोटेट करने से ये जो पिस्टन रॉड है, ठीक है, पिस्टन रॉड क्या होगी? पिस्टन रॉड एक बार आगे जाएगी जब हमारा क्रैंक, इधर देखिए, जब क्रैंक हमारा पीछे की तरफ रोटेट करता जाएगा, तो ये वाली जो रॉड है, ये वाली जो रॉड है, ये वाली रॉड एक बार पीछे की तरफ जाएगी, और जब क्रैंक घूमता हुआ वापस आगे की तरफ आएगा, तब ये पिस्टन रॉड आगे की तरफ जाएगी। और जब पिस्टन रॉड आगे पीछे जाएगी, तो ये मेरा पिस्टन भी तो सिलेंडर के अंदर आगे पीछे जाएगा। समझ पा रहे इस चीज को? बहुत सिंपल चीज है। और जब पिस्टन मेरा आगे पीछे जाएगा, और इस पॉइंट के अबाउट हमने सिलेंडर को हिंज किया हुआ है, तो मेरा सिलेंडर इस तरीके से फ्लक्चुएट करेगा। देखिए, सिलेंडर हमारा किस तरीके से फ्लक्चुएट करेगा? जब क्रैंक हमारा रोटेट करेगा, लेट्स इमेजिन क्रैंक हमारा रोटेट कर रहा है, तो क्रैंक के रोटेट करने से हमारा जो सिलेंडर है, ये ऑक्सिलेटरी मोशन इस तरीके से करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पिस्टन है वो आगे पीछे मूव कर रहा है। तो जब पिस्टन आगे जाएगा तो सिलेंडर ऐसे जाएगा, और जब पिस्टन पीछे की तरफ जाएगा तो सिलेंडर ऐसे। तो क्रैंक के रोटरी मोशन से हमें इसका ऑक्सिलेटरी मोशन मिल रहा है, इस तरीके का। इसलिए इसका नाम पड़ा है ऑक्सिलेटिंग सिलेंडर, कि हमारा जो ये सिलेंडर है, हमारा ये जो सिलेंडर है, दिस सिलेंडर इज डूइंग व्हाट? ये जो हमारा सिलेंडर है, ये वाला आउटर, ये सिलेंडर हमारा कैसा मोशन कर रहा है? सर, क्रैंक के रोटरी मोशन से ये सिलेंडर हमारा ऑक्सिलेटिंग मोशन कर रहा है। कैसा मोशन? ये सिलेंडर हमारा ऑक्सिलेटिंग मोशन, इसलिए इसका नाम क्या है? ऑक्सिलेटिंग सिलेंडर इंजन टाइप मैकेनिज्म। ठीक है, बस इसके बारे में आपको इतना जानना है और कुछ नहीं। बस आपको ये चीज फोकस करनी है कि सर ये किस मोशन को किस में ट्रांसफर करता है। तो सर ये क्रैंक रोटेट करेगा, जब ये क्रैंक रोटेट करेगा मतलब इसका रोटरी मोशन हो रहा है, ये इनपुट का मोशन है, रोटरी मोशन, और आउटपुट पे आपको कैसा मिल रहा है? ये चीज इस तरीके से फ्लक्चुएट करेगी ऊपर नीचे। ठीक है, दिखाई दे रहा है? जब ये चीज घूमेगी तो ये हमारा एक बार ऊपर नीचे ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट करेगा सिलेंडर। तो आउटपुट पे हमें कैसा मोशन मिल रहा है? आउटपुट पे हमें मिल रहा है ऑक्सिलेटरी टाइप मोशन। तो क्रैंक हमारा रोटरी मोशन करेगा और सिलेंडर हमारा ऑक्सिलेटरी मोशन। ठीक है, और ऑक्सिलेशन टू रोटरी, मतलब यह भी हो सकता है कि अगर ये चीज क्रैंक की जगह अगर कोई और चीज हम लगा देते कि जो चीज ऑक्सिलेट करती, तो भी तो हमारा सिलेंडर ऑक्सिलेट करता। तो आपको सिंपल एक चीज याद रखनी है, रोटरी टू ऑक्सिलेशन। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सिलेटरी सिलेंडर इंजन मैकेनिज्म क्या होती है, तो आप बोलोगे कि जब क्रैंक के रोटेशन से
हमें सिलेंडर का ऑक्सीलेशन मोशन मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर इंजन टाइप मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें बस इतना ही हमें देखना है। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर होगी, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, लास्ट इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म इज हैंड पंप। अधिकतर पूछा जाता है कि किस लिंक को हम फिक्स कर दें कि हमें हैंड पंप मिल जाए। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो लगभग हमेशा पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो हैंड पंप हमें कब मिलता है, जब हम किसको फिक्स करते हैं, जब हम फिक्स करते हैं स्लाइडर को। ठीक है, जब हम फिक्स करते हैं किसको, स्लाइडर को। जब हम फिक्स करते हैं स्लाइडर को, तब हमें क्या मिलता है, तब हमें मिलता है हैंड पंप। पॉइंट क्लियर है, तब हमें मिलता है हैंड। अब कैसे मिलता है इसको जरा देख लीजिए ध्यान से। मैं अपनी वापस से वही सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की बेसिक मैकेनिज्म को बनाऊंगा। यह था हमारा सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ये था हमारा क्रैंक। देखिए, बार बार फिगर बनाने से और बार बार चीजों को लिखने से वो बिल्कुल खून में घुस जाएगा आपके, चाह कर भी आप कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए जब आप भी प्रैक्टिस करो तो आप भी रिवाइज करते वक्त ऐसे फिगर की बार बार प्रैक्टिस करिए, तो अपने आप आपको लगेगा कि यार आपको याद ही नहीं करना पड़ रहा है, वो चीज अपने आप याद है। इसको हमने क्या बोला था, ये था हमारा कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, ये है हमारा स्लाइडर, और ये पूरा का पूरा हमारा क्या होता है, ये पूरा का पूरा हमारा होता है फ्रेम, फिक्स्ड फ्रेम जिस पर हमारा स्लाइडर मूव करता है। इतना हमने पढ़ा हुआ था। अब इस बार हम किसको फिक्स करने जा रहे हैं, इस बार हम फिक्स करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, इस बार हम किसको फिक्स करने जा रहे हैं, इस फिक्स फ्रेम को हमने हटा दिया। यहां पर इस फिक्स फ्रेम को हम हटा दे रहे हैं, और अब हम किसको फिक्स करने जा रहे हैं, हम फिक्स करने जा रहे हैं इस बार स्लाइडर को। अगर इस बार हम स्लाइडर को फिक्स कर दें, मतलब अब स्लाइडर अपनी पोजीशन से नहीं खिसक सकता, स्लाइडर को हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, चलिए स्लाइडर को हमने फिक्स कर दिया। अब बोलोगे कि सर ये फिगर और ये फिगर समझ नहीं आ रहा है, आएगा। क्या करिए, इस फिगर को 90 डिग्री ऐसे घुमा दीजिए, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाइए। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने पर ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी यहां पर, क्योंकि यहां पर हिंज पॉइंट है। ये वाला पॉइंट कहां ट्रांसफर हो गया, ये वाला पॉइंट यहां पे आ गया। मतलब इसको हम O बोल रहे हैं, इसको A बोल रहे हैं, और इसको हम B बोल रहे हैं। जब 90 डिग्री घुमाओगे तो ये स्लाइडर नीचे चला आएगा, दिखाई दे रहा है। इस बार हमने इस स्लाइडर को फिक्स कर दिया, ये जो स्लाइडर है, इस स्लाइडर को हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, अब जब ये वाला स्लाइडर, सॉरी, जब ये वाला स्लाइडर फिक्स हो गया तो बाकी सारे पार्ट्स ही तो मूविंग होंगे। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा चेंज मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, इस वाली लिंक को मैंने क्या बोला है, जो पहले हमारा फ्रेम था, दिखाई दे रहा है, ये वाली लिंक जो पहले हमारा फ्रेम था जिसको मैंने फिक्स किया था, उस पे बस मैंने यहां पे एक पिस्टन अटैच कर दिया नीचे। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे मैंने उसमें एक पिस्टन लगा दिया, और जो हमारा स्लाइडर था वो स्लाइडर अभी भी फिक्स है, वो स्लाइडर हमारा अभी भी फिक्स्ड है। ठीक है, दिस द स्लाइडर, ये स्लाइडर हमारा अभी भी फिक्स्ड है, वो अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर रहा है। बस हमने क्या किया है, इस फ्रेम में जो पहले, जिसको हमने पहले फिक्स किया था, जिसको हम हटा रहे हैं, उसमें बस मैंने यहां पे एक लिंक अलग से अटैच कर दी, पिस्टन, और इस वाली लिंक को मैंने थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक, तो आपको इस तरीके की मैकेनिज्म दिखाई देगी कुछ। देखिए, अगर हमने स्लाइडर को यहां पर फिक्स कर दिया, हमने यहां पर क्या किया है, स्लाइडर को फिक्स कर दिया है। ठीक, और इस वाली लिंक नंबर 2 को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, तो कुछ उस तरीके का अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा। यही तो हमारा हैंड पंप होता है। जब आप यहां पे हैंड पंप में कैसे करते हो, यहां पे आप फोर्स लगाते हो तो हमारे
पिस्टन का क्या होगा, ऊपर या नीचे मोशन होगा। मतलब इसके ऑक्सीलेशन से जब आप यहां पे फोर्स लगाते हो तो हमारा पिस्टन ऊपर जाएगा, और जब आप इसको ऊपर की तरफ ले जाओगे तो ये हमारा पिस्टन नीचे जाएगा। तो यही तो होता है हमारा क्या, हैंड पंप का काम। तो हैंड पंप हमें कब मिलता है, बस आपको ये याद रखना है कि हैंड पंप सर हमें कब मिलता है, तब मिलता है जब हम स्लाइडर को फिक्स कर दें। पॉइंट क्लियर है। तो जब हम स्लाइडर को फिक्स करते हैं, हमने दो चेंजेस किए छोटे से। वो दो चेंजेस क्या हैं कि हमने क्रैंक लेंथ को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक। और यहां पे हमने जो फ्रेम वाली लेंथ थी पहले, लिंक नंबर 1, उसमें जरा सा हमने यहां पे एक पिस्टन जोड़ दिया जो हमारे पानी को ऊपर ले जाने और नीचे ले जाने का काम करता है, ठीक। ये हमारा हैंड पंप हो गया यहां तैयार। जब हम यहां पे फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने पर यहां से पानी ऊपर आता है, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये पानी ले जाने के लिए वापस नीचे जाता है, ठीक। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर होगी आपको, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे हम। इन अ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म व्हेन द स्लाइडर इज फिक्स्ड इट गिव्स, अगर स्लाइडर को फिक्स कर दें तो हमें क्या मिलता है, कौन सी मैकेनिज्म, हैंड पंप। बहुत आसान, अभी अभी पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा हैंड पंप, ठीक। अगला देखिए, द नंबर ऑफ इन्वर्जन्स फॉर अ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। हमने कितने इन्वर्जन पढ़े अभी तक, हमने कितने इन्वर्जन पढ़े सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के। मैं वापस से रिवाइज करा दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये था हमारा बेसिक सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ये हमारा स्लाइडर जो इस पे मूव कर रहा था, ठीक है। ये है हमारा क्रैंक, दिस इज क्रैंक। इसको हमने क्या बोला हुआ है, इसको हमने बोला है कनेक्टिंग रॉड, और ये हमारा क्या है, स्लाइडर। मैं सारा रिवीजन आपका एक साथ करा दे रहा हूं। देखिए सबसे पहले C1 केस फर्स्ट, केस फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, व्हेन व्हाट, जब हमने सिलेंडर को, यहां पे जो सिलेंडर है इस सिलेंडर को फिक्स किया था, व्हेन सिलेंडर इज फिक्स्ड, व्हेन सिलेंडर इज फिक्स्ड, जब हमने सिलेंडर फिक्स किया था तो हमें दो तरीके की मैकेनिज्म मिल रही थी। वो दो तरीके की मैकेनिज्म कौन कौन सी थी सर, वो दो तरीके की मैकेनिज्म थी, कौन सी, पहला तो था या तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन मिल रहा था, या तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर मिल रहा था, ठीक है। C2 देखिए, केस टू देखिएगा, C2 क्या था, जब हमने क्रैंक को फिक्स किया था, व्हेन क्रैंक इज फिक्स्ड, जब हमने क्रैंक को फिक्स किया था तब दो मैकेनिज्म हमें कौन कौन से मिल रही थी, जब हमने क्रैंक को फिक्स किया था, मैंने क्या याद कराया था आपको याद करना है WR मतलब एक तो आपको विथ वर्थ, QRR मतलब विथ वर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ये मिल रहा था आपको। और दूसरा क्या मिल रहा था, R आपको क्या बता रहा था सर, R हमें बता रहा था रोटरी आईसी इंजन मैकेनिज्म, ठीक है। तीसरा देखिए केस 3 हमने क्या देखा, केस 3 हमने देखा क्या कि व्हेन कनेक्टिंग रॉड इज फिक्स्ड, C3 देखिए, व्हेन कनेक्टिंग रॉड इज फिक्स्ड, तब हमें कौन कौन सी मैकेनिज्म मिली। तो कनेक्टिंग रॉड को जब हमने फिक्स किया तो मैंने आपको क्या याद करने के लिए कहा है, तो मैंने आपको याद करने के लिए कहा है सो का मतलब क्या हो जाएगा, सो का मतलब हो जाएगा, एस का मतलब हुआ स्लॉटेड बार मैकेनिज्म, और दूसरा क्या, ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर इंजन मैकेनिज्म, ठीक। एंड लास्ट अभी हमने जस्ट क्या पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा कि अगर हम इसको, लास्ट में क्या बचा मेरा, स्लाइडर C4, यहां देखिएगा C4, अगर हम स्लाइडर को फिक्स कर दें, व्हेन स्लाइडर इज फिक्स्ड, तो जब हमने स्लाइडर को फिक्स किया है तब हमें कौन सी मैकेनिज्म मिल रही है, जब हमने स्लाइडर को फिक्स किया है तो सर हमें मिल रहा है क्या, जो गांव में होते हैं और शहर से अब विलुप्त होते जा रहे हैं, क्या, हैंड पंप।
ठीक है, क्या हो गया आंसर? हैंड पंप। तो ये चारों इन्वर्जन हमने पढ़े। तो हमने कितने इन्वर्जन पढ़े हुए हैं अभी तक? हमने पढ़े हैं 4 इन्वर्जन। तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के कितने इन्वर्जन हुए? 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर? नेक्स्ट देखिए, कह रहा है मैच कराना है इसमें हमको कराना है मैच। तो मैचिंग करा देते हैं, मतलब आपको पंडित वाला काम करना है, कुंडली मिलानी है एक तरफ से दूसरी तरफ। देखिए लिस्ट 1 में आपको फिगर गिवन है और लिस्ट 2 में कि किसको फिक्स करने पर कौन सी मैकेनिज्म मिल रही है, आपको मैचिंग करानी है। देखिए यहां पे जब हमने सबसे सिंपल वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं कि जब हम स्लाइडर, यहां पे दिख रहा है स्लाइडर, तो जब हम स्लाइडर को फिक्स करते हैं तो स्लाइडर को फिक्स करने पर क्या मिलता है? हैंड पंप। मतलब एस की मैचिंग किससे हो जाएगी? देखिए यहां पर स्लाइडर को फिक्स किया गया है, तो जब स्लाइडर फिक्स होता है तब हमें क्या मिलता है? हैंड पंप। मतलब एस की मैचिंग 1 के साथ हो जाएगी। देख लीजिए चारों ऑप्शंस में एस की मैचिंग 1 के साथ किस में दी है? ऑप्शन नंबर बी में है, या तो S1 या तो ऑप्शन नंबर सी में है S1। मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता और ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन पहले ही कट हो गए। अब दूसरा मैच करा लेते हैं। दूसरा क्या मैच कराते हैं? जो सबसे आसान होता है, कुछ भी आप याद कर लीजिए। देखिए ये क्रैंक है, यही होता है हमारा बेसिक फिगर। अगर आपको बेसिक्स याद है तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। यही होता है हमारा, ये होता है हमारा क्रैंक। तो देखिए अगर उसने क्रैंक को फिक्स किया हुआ है तो क्रैंक को फिक्स करने पे, अगर आपको पिछली वाली स्लाइड याद हो तो क्रैंक को फिक्स करने पर WR मतलब विथ वर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, और क्या मिलेगा हमें? आईसी इंजन, रोटरी आईसी इंजन। तो देखिए जब हम क्रैंक को फिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? विथ वर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। मतलब क्यू की मैचिंग किसके साथ हो जाएगी? क्यू की मैचिंग हो जाएगी सर 3 के साथ। देख लीजिए Q3 किसके साथ मैच कराया गया है? Q3 मैच कराया गया है किसमें? C के साथ, उसमें 4 के साथ है। मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? C। ये वाला हो जाएगा गलत। अगर आपने 2 मैच करा लीजिए, बाकी तो आप मैच करा ही सकते हो। जैसे यहां कनेक्टिंग रॉड, तो कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करने पर SO, कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करने पर SO। ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर इंजन टाइप मैकेनिज्म, इसमें मिलेगा R4। तो R की मैचिंग किसके साथ हो गई? 4 के साथ। देख लीजिए R की मैचिंग किसके साथ हो गई? ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर से जो भी हमारा होने वाला है उसमें हम स्टार्ट करेंगे डबल सिंगल स्लाइडर क्रैंक, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। इसमें भी कुछ चीजें पूछ ली जाती हैं डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में, कि अगर हम इसको फिक्स करें, इलेक्ट्रिकल प्लेट को फिक्स करें, या स्लाइडर को फिक्स करें, या कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करें तो क्या क्या चीजें मिलेंगी, बस हमें ये देखना होता है। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है, आपको ये याद रखना है कि सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के कितने इन्वर्जन है? 4 बेसिक। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के साथ। थैंक यू।